बच्चों, मैं आशुतोष मिश्रा आप लोगों के साथ एक बार फिर से। और आज हम लोग अपना जो टेस्ट मैंने आपको अपलोड किया था उसके न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, 6 to 7 न्यूमेरिकल्स हैं। और बस आपको इन डिस्कशन में आपको मेन ये बातें देखनी कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर क्या क्या चीज़ें सोचनी होती हैं, किस तरीके से थ्योरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो एक बात तो समझ लीजिए, अगर आप किसी भी चैप्टर की थ्योरी को कायदे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। कई लोगों ने मुझे आंसर्स भेजे, सबके आंसर्स अच्छे थे, और जिन लोगों ने नहीं भेजे कोई बात नहीं, लेकिन आपको भेजने चाहिए क्योंकि आपको सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। इसके अलावा जिन भी लोगों ने भेजे हैं उनके सबके आंसर राइटिंग अच्छी है, बस कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको थोड़ा अपने आप को अपडेट करना होगा, थोड़ा चीज़ें सीखनी होंगी और अपने आंसर को और अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। अगर कोई किसी भी बात का आंसर हम कम वर्ड्स में दे पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हम पूरा एक पेज भर रहे हैं या बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करें। कम शब्दों में यानी कि कम वर्ड्स में हम अपनी बात को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा पड़ता है। पूरा अगर टॉपर्स की कॉपीज़ देखें ऑनलाइन सर्च करके तो उनका आप आंसर्स देखेंगे तो उनका आंसर बहुत बड़ा आंसर नहीं होता है। 200, 300, 400 वर्ड्स का आंसर नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देते हैं, अपने पॉइंट को बिल्कुल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसका इफेक्ट एग्जामिनर के ऊपर कहीं ज़्यादा पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल और उनमें उनसे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आपके पेपर में जो पहला न्यूमेरिकल दिया गया था, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया था, उसमें हमसे बोला गया था कि कोई एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जो कि वैक्यूम में है। अब उस सिस्टम चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, वाटर में उसको रख देते हैं अगर, तो उसके ऊपर जो है उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था। यानी कि चेंज ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स if any system of charge is kept in water from air। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ से समझ में आ रही है कि अगर हम मीडियम चेंज कर दें किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज का तो उस पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या चेंजमेंट आएगा, इसके बारे में हमको बात करनी है। तो हमने जो कूलम लॉ पढ़ा हुआ है, कूलम लॉ हमने पढ़ा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है फी, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो अगर मीडियम की हम बात करें कि सिस्टम ऑफ चार्ज का मीडियम चेंज होने पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट होता है, वो होता है ये एप्सिलॉन, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। अब परमिटिविटी वर्ड जो बना हुआ है ऑलरेडी हमको समझ में आ रहा है, परमिट से बना हुआ है। यानी परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। पोलराइजेशन का मतलब आप लोग समझते हैं चार्जेस का मूवमेंट पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक हो गए, तो पोलराइजेशन को परमिट करती है परमिटिविटी। हमको पता होना चाहिए जो एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसको एक हम लोग जनरल जो फॉर्मूला पढ़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पढ़ते हैं। जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है परमिटिविटी के कांस्टेंट को, किसके लिए, एयर के लिए या वैक्यूम या फ्री स्पेस। और इसके लिए जो वैल्यू होती है परमिटिविटी की कांस्टेंट की एप्सिलॉन नॉट की, वो वैल्यू होती है 1। जबकि अगर हम वाटर के लिए बात करें तो उसको नाम मैं एप्सिलॉन W दिए दे रहा हूँ। वाटर के लिए जो परमिटिविटी होती है वो होती है 81। इसको अगर हम रिलेट करके और अच्छे समझना चाहें तो उसको हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के तरीके समझ सकते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पर रेयरर और डेंसर पढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब एयर वैक्यूम में लग रहा होता है वहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 1, जबकि वाटर में होती है 81। यानी कि वाटर में एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी पोलराइजेशन के लिए। जबकि फ्री स्पेस में या एयर में पोलराइजेशन के लिए बहुत छोटी सी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसका कहने का मतलब हुआ जब भी एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत कम होगी, छोटी होगी, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। जबकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारी परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा लग रहा होगा, बहुत कम लग रहा होगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं जब वैक्यूम से उठा करके सिस्टम को वाटर में रखा तब एग्जैक्टली इफेक्ट क्या पड़ता है। तो हमने पढ़ा हुआ है, अगर हम वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम मैं FW दिए देता हूँ। FW = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और वाटर के लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 1,
यानी कि आ गया 1/4 पाई Q1 Q2/R²। जबकि अगर आप इसी सिस्टम को, ये जो दो चार्जेस का सिस्टम था, दोनों प्लस क्यू ले सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों की इसकी डिस्टेंस आर थी। अभी वैक्यूम में रखा होता है, अगर इसी सिस्टम को उठा कर हम वाटर में रख दें तो क्या होगा, बल्कि ये इसको F0 नाम देते हैं क्योंकि ये लिखा हुआ है किसके लिए, एयर के लिए। अब अगर इसी सिस्टम को उठा के हम वाटर में रख दें तो क्या होगा, FW इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। और वाटर के लिए परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है 81, यानी इसको मैंने लिख दिया 1/4 इंटू 81 इंटू Q1 Q2/R²। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें 1/81 1/4 Q1 Q2/R²। और ध्यान से देखिए ये यही चीज़ लिखी हुई है, यानी कि यहाँ से मेरा आया जो FW है वो F0/81। यानी कि अगर सिस्टम को मैंने वैक्यूम से उठा करके वाटर में रख दिया तो जो वाटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 1/81 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम इन एयर होगा, यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो गया है F0/81। जो पहला न्यूमेरिकल था, इसमें जो मेन थ्योरी थी, समझने वाले पॉइंट थे, वो ये थे कि एप्सिलॉन की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता रहता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा घटता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल हमको दिया गया था हमारे क्वेश्चन में, टेस्ट पेपर में, कि 2 पॉइंट चार्ज 9e और 1e, ये दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस, इक्वल चार्जेस नहीं दिए हुए, अनइक्वल चार्जेस हैं। डाइपोल केवल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल और साइन में अपोजिट होना चाहिए। तो दो चार्ज है 9e और 1e, दोनों एक दूसरे 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ये सेकंड न्यूमेरिकल है और हमसे बोला जा रहा है कि हम किस पोजीशन पे तीसरे चार्ज को रखें। एट व्हाट पॉइंट बिटवीन दीस चार्जेस शुड अ थर्ड चार्ज Q टू बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। हमसे पूछा जा रहा है कि हम थर्ड चार्ज कोई भी किस पॉइंट पर रखें कि ये पूरा सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। जब भी ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम का आता है तो हम लोग कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। मैंने मान लिया ये एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पर एक चार्ज Q रख दिया और इसकी डिस्टेंस 9e से मान ली x। अगर 9e से इसकी डिस्टेंस x होगी तो जनरल सी बात है 1e से इसकी डिस्टेंस जो होगी वो 16 - x हो जाएगी। अब हमको कुछ नहीं करना है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो जो इस Q पर जो लगने वाला नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या इस Q पर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा 9e और 1e की वजह से, वो दोनों फोर्सेज आपस में बराबर होंगे। अगर इस पॉइंट को मैं मान लूँ 1, इस पॉइंट को मान लूँ 2, इस पॉइंट को मान लूँ 3, तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी वो क्या होगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू फोर्स ऑन 3 2 ड्यू टू 3। यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 विल बी इक्वल। अब इनके लिए मैं कूलम लॉ लिख रहा हूँ। हमने कूलम लॉ पढ़ा हुआ है, Q इक्वल टू F इक्वल टू K Q1 Q2, यानी कि 9 इंटू Q अपॉन x² इक्वल टू K, फिर से वही चीज़ Q इंटू 1 अपॉन 16 - x का होल स्क्वायर। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q चला जाएगा, यानी कि आ गया 9 अपॉन x² इक्वल टू 1 अपॉन 16 - x²। इसको और सॉल्व किया तो आया 3 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन 16 - x। इसको और भी ज़्यादा सॉल्व करने पर ये आएगा 48 - 3x इक्वल्स टू x, या 4x इक्वल टू 48 तो x इक्वल टू 12, तो 16 - x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये हमने चार्ज बीच में रखा गया है इसको मैं 9e से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और 1e से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर रख देता हूँ तो सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात है, जब भी इक्विलिब्रियम की बात होगी, इक्विलिब्रियम हमें जिस भी चार्ज के लिए निकालना होगा उस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा, या उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, दोनों चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स लग रहा है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड न्यूमेरिकल।
एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये है मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा गया है, ये मान लिया डाइपोल है। हमको मालूम है डाइपोल का सेंटर ये होता है, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज। जो डिस्टेंस होती है डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की वो होती है 2l, या पूरे डाइपोल की जो लेंथ होती है वो 2l होती है। हमसे बोला गया है जो डाइपोल है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमको बताना है इस डाइपोल में टॉर्क कितना होगा। तो सबसे पहली बात टॉर्क होता क्या है, तो टॉर्क हमें पता है टॉर्क एक फोर्स होता है जो लग रहा होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के रोटेशन के लिए, किसके अलोंग, उसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग। और टॉर्क का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को रख देंगे तो उसमें क्या जनरेट हो जाएगा, टॉर्क जनरेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि जो भी डाइपोल है वो 30 डिग्री का एंगल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है। इसके अलावा और भी जो वैल्यूज दी गई हैं वो भी नोट कर लेता हूँ। हमको दिया गया है जो चार्ज है उसकी वैल्यू है चार्ज की 6.0 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। जो 2l यानी पूरी लेंथ दी गई है डाइपोल की वो मुझको दी गई है 4 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। जो हमको थीटा दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है। इसके अलावा हमको जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है वो दी गई है 3.0 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन कूलम की पावर -1, इतना हमको दिया गया है। जब हम डाइपोल पर टॉर्क की बात करते हैं तो डाइपोल में जब भी टॉर्क लग रहा होता है तो उसमें दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। इधर की डायरेक्शन में लगेगा F इक्वल टू प्लस क्यू, इधर की डायरेक्शन में लगेगा F इक्वल टू माइनस क्यू। ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी जा रही होती है। तो अगर इतनी डिस्टेंस L है तो अगर इस L के हम कंपोनेंट वेट करें तो इस L का इधर कंपोनेंट आएगा L sin 30 L cos 30 और इधर आएगा L sin 30 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी इसी को लिया जाता है L sin 30 और इधर भी आएगा L sin 30। तो जो जनरल फॉर्मूले की हम बात करें तो वो होता है टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा, जहाँ पर P होता है डाइपोल मोमेंट और उसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L इंटू E sin थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल वैल्यू रखनी है। Q की वैल्यू हमको पता है, 2L की पता है, थीटा की पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी पता हुआ है। सिंपल से वैल्यू रखते हैं। Q की वैल्यू 6.0 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2L की वैल्यू हमको दी है 4 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको दी गई 3.0 इंटू 10 टू द पावर 2 और थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू हमको दी गई है 30 डिग्री। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। 6 4 जा 24, 3 जा 72 यानी 72 इंटू 10 टू द पावर ये -6 -10 -16 प्लस 2 -14 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 यानी कि ये आ गया 36 इंटू 10 टू द पावर -14 या इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर -15। टॉर्क की यूनिट की बात करें तो F इंटू डिस्टेंस यानी कि न्यूटन मीटर। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। एक डाइपोल दिया हुआ था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे जो भी टॉर्क जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू हमको निकालनी थी, तो वो आती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -15। अब हम लोग देखते हैं अपना फोर्थ न्यूमेरिकल। जो फोर्थ न्यूमेरिकल हमको दिया गया था वो हमको बोला गया है कोई एक चार्ज है Q। इस Q चार्ज को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है और दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद बोला गया व्हेन दीस टू पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम। सबसे पहले हमसे बोला कि इस चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करिए। उसके बाद अगर हम डिवाइड करने के बाद उन दोनों को किसी सेपरेशन में रख देते हैं उन दोनों पार्ट्स को, तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। तो हमको बताना है वो चार्ज कितना होगा, यानी कि दोनों हिस्से कितने करेंगे, कितने पार्ट करेंगे।
तो लेट हम ये मान लेते हैं कि हमने इसको दो हिस्से जो करे होंगे, पहला हिस्सा x किया होगा तो दूसरा हिस्सा हो गया q माइनस एक्स। कितनी बात हो गई। अब इन्हीं दोनों को उठा करके हमने किसी एक सेपरेशन में रख दिया, ये q माइनस एक्स, मान लिया बीच की डिस्टेंस है r, इन दोनों पार्ट्स के बीच की डिस्टेंस r है, और हमसे बोला गया जब इन दोनों को r डिस्टेंस पे हम रख देते हैं तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो हमें पता है कूलम लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe जो होता है वो होता है k q q1 q2 यानी q माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। इसको और सिंपल करके लिखें तो k x इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम है और x क्या कर सकता है, वेरी कर रहा होगा, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको मैक्सिमम दिया गया है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का यूज़ करते हैं, और जो भी फंक्शन दिया होता है जिस भी टर्म के रिस्पेक्ट में यहाँ पर f का फंक्शन दिया गया है x के टर्म में, उस फंक्शन को हम पूरा क्या कर रहे होते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको मैक्सिमम करना है तो हम क्या करेंगे, df अपॉन dx इक्वल टू 0, यानी कि इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो जब हमने ये किया तो क्या आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन हो गया 2kx अपॉन आर स्क्वायर, और इसको हमने रख दिया 0 के इक्वल। यहाँ से आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस वाले टर्म को उधर लेके चले जाते हैं तो 2kx अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, k से k खत्म हो गया, यानी कि यहाँ से जो मेरी वैल्यू आई x की वो आ गई q अपॉन 2। यानी कि सिंपल सी चीज़ हमें समझ में आई कि अगर हम किसी भी चार्ज को जस्ट हाफ कर दें तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल थे। जो अगला न्यूमेरिकल हमको दिया गया था वो था एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसके 3 कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू। उसको दिया गया है ये ए, ये बी, ये सी, और एक कंडीशन और दे दी गई है ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि दोनों साइड्स इसकी क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं इसको मान लूँ आर तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो गई। फिगर वाले क्वेश्चन कॉलम में बहुत सारे आते हैं, ये भी एक फिगर वाला ही क्वेश्चन है। आपको स्क्वायर दिया जा सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जाएगा, आइसोसेलेस दिया जाएगा, रेक्टेंगल दिया जाएगा, उसके कॉर्नर्स पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना होगा या फोर्स का इफेक्ट बताना होगा अदर चार्जेस की वजह से। तो ये फिगर वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके। हमको यहाँ माइनस क्यू चार्ज पर इन दोनों चार्जेस की वजह से जो भी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इस माइनस क्यू पर इस प्लस क्यू की वजह से अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इसको कर रहा होगा, यानी इस चार्ज की वजह से इस पर कैसा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जिसको हम नाम दे देते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। जबकि यहाँ पर क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। दोनों के बीच में दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हमको दिखाई पड़ रहा है, 90 डिग्री, और ये होगा इनका एफ नेट। हमने पढ़ा हुआ है जो एफ नेट होगा वेक्टर सम, वो क्या होता है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का होल स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ सी एफ बी ए डॉट कॉस थीटा। अब एफ सी फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कुछ नहीं है, कूलम लॉ लिखना है हमको यहाँ पे। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए अगर हम निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, के दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड में, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए भी सेम होगा, वो भी आएगा कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये कॉस थीटा हमको 90 दिया गया है तो ऑलरेडी 0 होने वाला है, इसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है।
जब इसको सॉल्व करेंगे इनके स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आ गया के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या ये आ गया 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आर की पावर 4 होगा बल्कि होल स्क्वायर करा गया है। तो मेरा आंसर आया 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, ये एफ नेट होगा, एफ नेट यानी नेट फोर्स जो लग रहा है पॉइंट ए वाले चार्ज माइनस के ऊपर वो कितना लग रहा है 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे 5-6 न्यूमेरिकल थे जो हमने देखे। इसके अलावा मैंने आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन आपको दे ही दिए हैं, उनको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको आगे वैसे टेस्ट पेपर देता रहूँगा, असाइनमेंट्स देता रहूँगा, और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि बोर्ड आते आते आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाएंगे, 3-4,000 प्लस क्वेश्चंस आपके पास में हो जाएंगे। बस आपको करना इतना है, हर चैप्टर को कायदे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, वीडियो लेक्चर को देखना है, जो भी असाइनमेंट में देता हूँ उनको बहुत ही ईमानदारी से सॉल्व करना है, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका किसी भी तरीके का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको मटेरियल जो भी दूँ वो बेस्ट मटेरियल हो, और ऐसा मटेरियल हो जो आप लोग कई हज़ार रुपए खर्च करके आप लोग उसको अरेंज कर पाते हैं, वो आपको मैं फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा सपोर्ट उसी तरीके से करिए जिस तरीके से हम लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।